उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अब हर सियासी दल जो है अपनी अपनी सियासी बिसात बिछा रहा है, सियासी चाल चलने में लगा हुआ है। अब मजे की बात यह है कि चलिए उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो उत्तर प्रदेश के जो भी चुनावी धुरंधर है वो चुनाव लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है वो हर कोशिश करेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि बिहार के भी जो राजनीतिक दल हैं उन्हें भी बड़ी ज्यादा महत्वाकांक्षा जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। यही वजह है कि अब वहां के कई छोटे छोटे दल भी, यहां तक कि जेडीयू जैसा बड़ा दल भी अब उत्तर प्रदेश में अपना जो है वो भाग्य आजमाना चाह रहा है, वो अपनी किस्मत यहाँ पे देखना चाह रहा है कि क्या, क्योंकि बहुत सी चीजें, बहुत सी समानताएं हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में। लेकिन ऑलरेडी जहां पर सियासी दलों की फौज खड़ी है उत्तर प्रदेश में, अगर हम बीएसपी की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, चंद्रशेखर आजाद की अपनी पार्टी, एआईएमआईएम अपनी जगह है, ये तो विपक्ष की बात है। पक्ष में देखें तो बीजेपी अपनी एक बड़ी पार्टी है, राज कर रही है यहाँ पे। साथ में उनके निषाद पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, रामदास अठावले की पार्टी है। सब इसके बीच में जिस तरीके से कहते हैं ना कि दाल भात में मुसलचंद वाली बात हो रही है क्या, या फिर वाकई इस बार अब बिहारी राज करने वाले हैं, इसी पर चर्चा होगी आज के इस खास पेशकश में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईपीएन बिहार झारखंड। और हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और वाईबीएन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर दीपक गौर जी। स्वागत है आपका। जी नमस्कार सुरजीत जी। तो जिस तरीके से बिहार की जो चुनावी पार्टी है, या यूं कहें कि राजनीतिक पार्टी है, इस बार मैं उत्तर प्रदेश के लिए चुनावी पार्टी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव के वक्त में यहां पर अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। लेकिन बिहार के लिए अच्छी खासी राजनीतिक पार्टी, अगर हम चिराग पासवान की पार्टी की बात करें, अच्छा जनाधार है यहाँ पर। मुकेश सहनी हालांकि बहुत ज्यादा कुछ करामात कर नहीं पाए यहाँ पर बिहार के विधानसभा चुनाव में, लेकिन उनकी अपनी पकड़ है, जेडीयू की तो है ही। तो ये लोग अब क्यों उत्तर प्रदेश में जाकर के अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, ये समझ से परे, मेरी तो समझ से परे है। आप इस पे कुछ प्रकाश डालिए। जी सुरजीत जी, देखिए जैसे मैं ऊपर के आपकी जो टिकट लाइन चल रही है उस पर मैंने अभी देखी थी एक लाइन जिसमें आपने लिखा हुआ था कि बिहार के कुछ दगे हुए कारतूस। तो बिल्कुल सही बात है, कुछ दगे हुए कारतूस ही हैं, फूके हुए कारतूस, दगे हुए कारतूस समान है। तो उन जिन कारतूसों की आप बात कर रहे हैं, अब उन्होंने बिहार में पहले क्या किया, हम अगर 3 दिन की बात कर रहे हैं या 3 या 4 पार्टियों की अगर हम बात करें कि जो उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बार फिर से दांव आजमाना चाह रहे हैं, कुछ उसमें इंडी गठबंधन के साथ होंगे और कुछ उसमें एनडीए गठबंधन के साथ होंगे। अगर हम शुरुआत करें, अगर हम जेडीयू के साथ शुरुआत करें तो देखिए जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन बिहार में मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बिहार में भी कुछ कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, कुछ संबंधों को लेके कुछ खटास की बातें भी आ रही हैं, लेकिन वो जदयू के भीतर से ही आ रही है। ऐसे समय में जब पार्टियां अपने आधार को, अपनी पार्टी के पूरे स्ट्रक्चर को रिबाउंड करने में लग रहे हैं, दोबारा से संगठित करने में लग रहे हैं, तो बेहतर होता कि वो पहले बिहार में ही अपनी जो पूरी कवायद है उसको थोड़ा और समय दे देते और जो पार्टी के अंदर थोड़ा सा जो घमासान की बातें थी उसे स्थिर कर देते, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कूदते हुए नजर आते। क्योंकि अगर पिछली बार के 2022 के चुनावों के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो देखिए बिल्कुल साफ नजर आता है कि 2022 के चुनावों में जो जेडीयू थी, जेडीयू 27 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। और आप मतलब ये हमारे जो दर्शक है ये भी इस बात को जान लें कि 27 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद उन्हें महज 0.11% मतदान ही हासिल हुआ था। ये ऐसा आंकड़ा है कि कुछ जो एक इंडिविजुअल जो कैंडिडेट था, जो निर्दलीय भी कई बार जो लड़े, उनसे भी कम वोट इस पूरी पार्टी को मिला था। हालांकि पूर्वांचल पे फोकस था उनका, पूर्वांचल के कई जिलों में फोकस था जहां ये अपना कुछ सीटों पर अपना दाव आजमा रहे थे और सभी सीटों पे इनकी जमानत भी जब्त हुई थी। सुरजीत जी देख, एक पार्टी तो राजद को हम समझ रहे, जो राजद एक बार फिर से एनडीए के साथ मिलकर ही कुछ तालमेल बैठाती हुई नजर आएगी और आगे इस बार के उत्तर प्रदेश के चुनावों में एक बार फिर से अपना हाथ आजमाती नजर आएगी। कि देखिए, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का तगबा होने के लिए ना सब लोग इस तरह के क्रियाकलाप करते रहते हैं।
चलिए, अगर दूसरी हम्म, पार्टी की बात करें, दूसरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, वो पार्टी जो हम्म, हनुमान की पार्टी है, राम के हनुमान की हम्म, पार्टी, यानी मोदी के हनुमान चिराग पासवान की पार्टी। और अगर हम्म, इनका भी पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर खंगाल लें, तो इन्होंने भी 2022 के चुनावों में 21 सीटों पर 21 सीटों पर हम्म, उन्होंने चुनाव लड़ा था। और बहुत ही जो आपने बोला था ना दगा कारतूस, वो एक्चुअली में हम्म, बिहार में तो उन्होंने 19 सीटों पे अच्छा प्रदर्शन करा जीत के, लेकिन हम्म, 2022 के विधानसभा चुनाव में, यूपी के विधानसभा चुनाव में ये बुरी तरह से ध्वस्त होते हुए नजर आए थे। इन्हें महज हम्म, 0.01% इतना ही वोट मिल पाया था। और वो वोट भी जो हम्म, मिल पाया था, सभी सीटों पे इनकी जमानत जब्त हुई थी। लेकिन एक बार फिर से ये पूर्वांचल के जो दलित बहुल इलाके हैं, वहां बीजेपी के हम्म, साथ अपना कुछ हम्म, गठबंधन दिखाते हुए, अपना आपस का बॉन्डिंग दिखाते हुए, जो बिहार में नजर आ रही है उसको दिखाते हुए, इनकी मंशा यह है कि ये कुछ 5-7 सीटें या 2-5 सीटें जो भी इनको मिले, ये उन सीटों पर लड़े। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी इनका एक कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट जो भी बैठ सके, वो इनकी पार्टी का कैंडिडेट वहां बैठ सके। ये हुआ हम्म, एक दूसरा। एक और महाशय है बिहार से ही, जिन्हें असद में दगा हुआ कारतूस कहा जाएगा, वो है मुकेश सहनी, हम्म, विकासशील इंसान हम्म, पार्टी के मुखिया हैं। इन दिनों ये अपनी पेंग, भले ही बिहार में अपनी पतंग ना उड़ा रहे हो, लेकिन इनकी पतंग और इनकी डोर बेंगलुरु से लेके उत्तर प्रदेश के सियासी जो पूरे गलियारे हैं उनमें खूब उड़ती हुई नजर आ रही। पिछले दिनों हम्म, बेंगलुरु में अपनी ये पार्टी का विस्तार करते हुए नजर आए थे, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अपनी बैठकें करते हुए नजर आए थे। और इस बार भी इनका टारगेट ये है कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलकर, एक वो जो उनका हम्म, इंडी गठबंधन है, उस महागठबंधन के साथ मिलकर एक बार फिर से एनडीए को चुनौती देते नजर आए। लेकिन बात वही आई, आपने बिल्कुल सही कहा था कि कुछ दगे हुए कारतूस जो है वो फिर किस्मत आजमा रहे। और जो दगे हम्म, हुए कारतूस का असली तमगा, अगर हम तमगा किसी को दें, तो वो इनकी पार्टी को दे सकते हैं। क्योंकि इन्होंने हम्म, भी 2022 के चुनावों में 55 सीटों पर 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। और इनका जो वोट परसेंट था, वो भी 0.18% था। बिहार हम्म, के चुनावों में एक सीट नहीं मिली, और यहां भी इनके जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव लड़ा था, यहां भी ये एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। लेकिन इन सबके आंकड़ों में एक चीज जो थोड़ा सा, मुकेश सैनी जो अपनी भागदौड़ ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, मैं उसका बता दूं कि उसका कारण क्या है। मुकेश सैनी इन दिनों अलग अलग उत्तर प्रदेश के जिलों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वो अपने जो पार्टी के, अपने समाज के जो लोग हैं उनके साथ बैठके करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी क्या कहते हैं, अगर हम पूरा इनकी तरफ बोलें, तो ये अपनी उस निषाद कैटेगरी के अंतर्गत आने वाली जो और भी इलाके हैं, उन प्रबल इलाकों में अपनी बैठकें करते नजर आए। वो ये है क्योंकि इनको मिला था 0.18%। यानी कि इन तीनों जो दलों की हमने बात करी, जिसमें जदयू थी, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी थी, और जिसमें खुद वीआईपी पार्टी थी, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा अगर कोई वोट जुटा सका 0.18%, तो वो मुकेश सैनी की विकासशील इंसान पार्टी थी। तो लेकिन ये हम्म, अपना सियासी विस्तार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि अगर हम लोक जनशक्ति पार्टी को, चिराग पासवान की पार्टी को छोड़ दें, तो दोनों ही दल ऐसे हैं जो बिहार में अपनी जमीन को इस समय थोड़ा थोड़ा खिसकते हुए, लोक जनशक्ति पार्टी, सॉरी, जेडीयू जो है, जेडीयू थोड़ा कम खिसकती हुई देख रही है। लेकिन मुकेश सैनी की विकासशील इंसान पार्टी तो बिहार की जमीन पर खंगालनी पड़ रही है कि आखिर है कहां। ये 14% का दावा हम्म, बिहार में क्या करते थे कि 14% वोटर, निषाद वोटर जो है, इनके एक कहे पर इनके साथ पीछे हैं। लेकिन क्या उस हम्म, 14% वोटर ने इनको एक सीट भी नहीं दी? क्या इनके जो दावे थे, इनकी जो बातें थी, इनकी जो मांग थी, निषादों को आरक्षण की जो मांग थी, जो ये उत्तर प्रदेश में भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आपने हम्म, निषादों की मांग, आरक्षण की वाली मांग पूरी नहीं की, तो आपको उत्तर प्रदेश में निषाद समाज, बीजेपी वालों, वोट ही नहीं देगा। बीजेपी को वोट ही नहीं देगा निषाद समाज, ये ऐसा कहते हम्म, नजर आ रहे हैं। तो ये वही बिहार वाली स्ट्रेटेजी को यहां भी लगाते नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मुकेश सैनी के लिए बहुत स्पेस होगा, जेडीयू के लिए बहुत स्पेस होगा, और बहुत ज्यादा स्पेस शायद
लोक जनशक्ति पार्टी के लिए भी उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में और सियासी जमीन पर बनता हुआ नजर आए। हाँ, अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब जिस तरीके से जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा था तो एनडीए के साथ जो घटक दल है ओम प्रकाश राजभर के सुबह सपा, वो भी वहां पे ताल ठोकते नजर आए कि भाई हमें भी कुछ 15-20 सीटें मिलनी चाहिए। हालांकि उन्हें सीट तो नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कुछ उम्मीदवारों को खड़ा भी किया बिहार में। अब उसी तर्ज पे अब यहाँ जी पर चिराग पासवान कह रहे हैं कि भैया ठीक है, हमें बिहार में हम एनडीए के साथ हैं तो हमें वहां भी कुछ सीटें मिलनी चाहिए। भाई जेडीयू भी कह रही है कि भाई हमें भी कुछ सीटें मिलनी चाहिए। ऑलरेडी जब उत्तर प्रदेश में एनडीए के अंदर में खूब खींचतान चल रही है और जयंत चौधरी नए घटक दल के तौर पे यहाँ पे जुड़ चुके हैं, अब बीजेपी के लिए सीट बांटना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि भाई किसको कितनी सीटें दें, उनको अपनी भी सीटें रखनी है। तो ऐसे में जब जयंत चौधरी की तरफ से अलग खींचतान चल रही है, सुबह सपा की तरफ से अलग, यानी कि ओम प्रकाश राजभर अलग खींचतान कर रहे हैं, संजय निषाद अलग खींचतान कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल का अपना दावा है, रामदास अठावले का अपना दावा है, और कुल मिलाकर के बीजेपी को अगर हम सवर्णों की पार्टी कहें, अगड़ों की पार्टी कहें, तो ये जो बाकी घटक दल है ये पिछड़ों की राजनीति करती हुई नजर आती है सारी जो पार्टीज हैं। और उसी में फिर चिराग पासवान वो भी पिछड़ों की राजनीति करते हैं। अगर हम इनको देख लें, जेडीयू को देख लें, तो ये कुर्मी कोरी की राजनीति करते हैं। और पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे कुर्मी वोट बैंक एक बड़ा जो है वो खिसका था उत्तर प्रदेश में बीजेपी का। और यही वजह है कि इस बार प्रदेश अध्यक्ष भी पंकज चौधरी को इन्होंने उतार दिया, जो कि कुर्मी समुदाय से आते हैं। ऐसे में क्या जेडीयू की भी प्रासंगिकता कुछ नजर आएगी? जैसा आपने भी बताया कि 0.11% इनको वोट मिला था चुनाव में, पिछले बार विधानसभा चुनाव में, यानी कि हर बार ये लोग आते तो जरूर हैं। तो ये नुकसान किसका करते हैं भाई? अगर बिहार में एनडीए के साथ घटक दल हैं बने हुए, तो यहां पर फायदा क्या बीजेपी को इनके चुनाव लड़ने से होगा, या इसका नुकसान चाहे वो 0.11% ही सही, कई कई जगहों पे इतना प्रतिशत में हो सकता है कि करीब 2-4-5 हजार वोट आ जाए उनके पास में, तो इसका नुकसान उठाना पड़े बीजेपी के कैंडिडेट को। हो सकता है इतने अंतर से वो हार जाए, क्योंकि वोट बैंक अगर जेडीयू की बात कर लें या चिराग पासवान की पार्टी की बात करें, बीजेपी की करें, इनका वोट बैंक तो एक ही होगा। या फिर हम ये माने कि भाई चिराग पासवान और या फिर जेडीयू वो विपक्ष का वोट काटते हुए नजर आते हैं, इसीलिए इनको यहां खड़ा किया जाता है। आखिरकार इसके पीछे का राजनीतिक समीकरण क्या है? जी देखिए सुधीर जी, अगर हम इसको एक विस्तार के तौर पे समझें तो अमूमन ये देखा जाता है कि ऐसी सीटों पे जहां कुछ निर्दलीय जबरन उतारे भी जाते हैं, जैसे कई बार कहा जाता है कि वो डमी कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया। अगर ये बीजेपी के जो बीजेपी अब हम अगर हम जेडीयू की बात करें या हम लोक जनशक्ति की पार्टी की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश में इनके कैंडिडेट भी उतरते हैं तो देखिए होगा क्या, होगा यही कि जो बीजेपी के सपोर्ट वाले, ये माइंडसेट लंबे समय का बनता है। ओवर द पीरियड में एकदम से किसी के कैंडिडेट आ जाने से उनकी तरफ वोट पड़ने वाला वो लास्ट स्टेज में होता है, और वो बहुत ही वो पॉइंट्स में कुछ होता है कि लास्ट की किसी घटना के चलते कोई प्रभावित हुआ और उसके चलते लास्ट टाइम पे उसका माइंड बदला और वो बटन दबाना जा रहा था बीजेपी का, और उसको वो किसी गुस्से में था और उसने जाते जाते बीजेपी का ना दबा के लोक जनशक्ति पार्टी को वोट दे दिया। ऐसा अमूमन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन होता क्या है, जब समाज वाली बातें आती हैं, जब समुदाय वाली बातें आती हैं, जब उनके नेतृत्व की बात आती है, तो अमूमन कई बार देखा यह जाता है कि अगर इनके साथ का ही बंदा अगर उतरता है तो वो डमी कैंडिडेट के तौर पे देखा जाता है, और वो जो वोट काटता है वो इनसे ज्यादा एक्चुअली में, अगर बीजेपी का हम सोचें कि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो 100% वोट हैं उसमें 40% जो है वो बीजेपी को वोट देने वाले हैं, बीजेपी वाले हैं। 10% बड़े ही ऐसे पॉइंट पे हैं कि वो इसे दें किसे दें, उस वाले पॉइंट पे अगर अटके हुए, और बाकी 10% अलग अलग समाज में बटे हुए। तो अमूमन देखा यह जाता है कि जो 40% जो बीजेपी को देता आ रहा है वो तो दे ही रहा है। जो बीजेपी से नाराज वोटर हैं, जो बीजेपी से नाराज वोटर हैं, वो कैंडिडेट अमूमन ऐसा देखते हैं कि यार ये समाजवादी पार्टी को दें या हमारा अपनी कम्युनिटी का नेता है, क्या पता अगर ये जीत जाए तो इसका हो जाए। क्योंकि पार्टी बेस कैडर बेस वाली जो राजनीति है वो अलग है, जो इंडिविजुअल घरानों वाली और जो संगठन वाली राजनीति है
वो थोड़ी सी अलग है। तो बीजेपी का अमूमन जो वोट परसेंट होता है वो ऐसा नजर आता है कि जो बीजेपी का माइंडसेट बन के गया है। देखिए, आप एम वाई समीकरण अगर बिहार की बात करें तो एम वाई समीकरण में इस बार भले ही जो वोट कटा वो राजद का ही कटा, जबकि वो राजद के साथ जुड़ जाते, वो राजद के साथ जुड़ जाते तो वो हम्म, शक्ति बन सकते थे। ऐसे ही अगर वो बीजेपी हम्म, के साथ जुड़ जाएंगे, अगर इधर जुड़ेंगे, यहां उल्टा हो जाता है। यहां उल्टा इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां जो बीजेपी है, बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी के तौर पर है। और बिहार हम्म, के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर रहे हैं कि वहां जो दूसरे वोट उन्हीं के वोट काटने पे आ गए, क्योंकि उन्होंने ये एलिगेशन लगाए कि भाई आप हमें अपने जैसे हम ओवैसी की बात कर रहे हैं, अगर ओवैसी और राजद बिहार में एक हो जाते तो वो 5 सीटें भी जो है वो महागठबंधन के ही पैच में आती। और वहां हम्म, मुस्लिम जो नाराजगी थी, जो मुस्लिम नाराजगी तेजस्वी यादव से थी, तो वो कहां जाती? वो महागठबंधन के फेवर में आती। अब इधर उत्तर प्रदेश की बात हम्म, करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को तो मुस्लिम वोट देने नहीं जा रहे, तो वो मुस्लिम वोट अगर होगा तो वो किस में बटेगा? वो सपा में बट जाएगा, वो बसपा में बट जाएगा, वो चंद्रशेखर आजाद की में बट जाएगा। अगर हम अति हम्म, पिछड़ों की बात करें, जो समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो पीडीए वाला फॉर्मूला है, पिछड़ा, दलित और अगड़ा, अब जैसे वो एक को ही बहुत ज्यादा एलोबरेट कर रहे हैं कि वो पिछले पीछे अल्पसंख्यक था, फिर वो आधी आबादी हुआ, फिर वो अगड़ा हुआ, और अब एक नई बात आ गई कि उन्होंने अखिलेश यादव ने उसे आदिवासी करार दिया। तो वो अपने कैडर को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो वोट कटेगा कहां? वो ये सोचेंगे हमें एंटी वोट देना है, एंटी मोदी वोट देना है, एंटी बीजेपी वोट करना है, तो वो किसे करेंगे? वो उन दलों को करेंगे जो हम्म, एंटी मोदी के तौर पर खड़े हैं। तो ऐसे में वोट कटते हुए नजर आते हैं। तो यही यही समीकरण वहां भी होता हुआ मुझे नजर आता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो सारे नेता हैं, ये जो अगर इनको लोक जनशक्ति पार्टी को अगर वोट नहीं मतलब एनडीए ने अपने साथ नहीं जोड़ा, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है कि एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा होता हुआ उत्तर हम्म, प्रदेश में तो नजर नहीं आ रहा है। या जेडीयू अगर है तो जेडीयू अगर इंडिविजुअल खड़ी हो जाएगी तो अकेले खड़े होके मैं बिल्कुल उस पर बोल सकता हूं कि बामुश्किल ही ये किसी एक सीट पर भी फाइट वाली पोजीशन में पहुंच पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम्म, सियासत भी बहुत ज्यादा इंटेंस रहती है। और बहुत ज्यादा यहाँ जाति, समुदाय, अलग अलग क्षेत्रों की जो वहां के मुद्दे हैं, मुद्दे मुद्दे यहाँ भी गौणी नजर आते हैं। जाति बहुत ऊपर तरीके हम्म, से आ जाती है। तो इसलिए हम्म, इसलिए 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 मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जदयू की बात करें, मुकेश सहनी की बात करें, अगर ये एनडीए के साथ आके एनडीए को बहुत बड़ा फायदा देते हुए भी नजर नहीं आएंगे और बहुत ज्यादा नुकसान देते हुए भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनका उतनी बड़ी संख्या में जनाधार ही नहीं है। हाँ, कुछ परसेंट वोट हैं, कुछ परसेंट इनके समाज के वोट हैं, लेकिन वो इनके जो समाज के लोग हैं, जैसे निषाद की बात करें तो संजय निषाद यहाँ ऑलरेडी जो है बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो मुकेश सहनी हम्म, उनके वोटों को काट नहीं पाएंगे, और काटेंगे भी तो बहुत मामूली सा मूलचूल परसेंटेज होगा। जो बसपा का जो तीसरा फ्रंट बन रहा है, ओवैसी, चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद मौर्य या अखिलेश का पीडीए, इनके वोट काटते हुए नजर आएंगे, रादर देन वो संजय निषाद के वोट काटे। तो मुझे इधर की जो सियासी गणित है वो कुछ इस तरह से समझ में आती हुई नजर आती नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो अगर बात हम मुकेश सहनी की कर रहे हैं, जो सन ऑफ मल्लाह भी कहे जाते हैं बिहार में। अब है जी। अगर वहां पर जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो ये निषाद समुदाय को ही टारगेट करेंगे, उसकी जो उपजातियां मल्ला जाति है, निषाद समुदाय है, शाक्य मत, कई जो उपजातियां हैं इनके उनके वोट बैंक को अपनी तरफ लेके आएंगे। और खासतौर से जब ये कहा जाता है कि भाई चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, दोनों जगह पर जो है वो जी जी सियासत थोड़ा जातीय समीकरण के आसपास घूमती नजर आती है। तो अगर मुकेश सहनी अपने उम्मीदवार जी उतारते हैं तो संजय निषाद के वोट को काटेंगे वो। लेकिन अगर जी चिराग पासवान अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो क्या वो पीडीए फैक्टर को प्रभावित करेंगे? और अगर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतारती है तो क्या वो जो विपक्ष है, जो वहां पे अखिलेश यादव है या फिर मायावती, उनको नुकसान पहुंचाएंगे या वो बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाएंगे? क्योंकि कुर्मी कोरी है, अगर वो थोड़ा सा भी वोट बैंक अगर इधर उधर खिसकता है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि बड़ा कुर्मी वोट जो है वो शिफ्ट हुआ था अखिलेश यादव की तरफ। तो इस सोच के साथ भी शायद वो आ रहे होंगे कि जो शिफ्ट होना है अखिलेश यादव की तरफ, अगर उसको नीतीश कुमार अपनी तरफ ले आए
तो हो सकता है कि बीजेपी के कैंडिडेट वहां से जीत जाएं, तो इसका फायदा हो सकता है। तो कुल मिलाकर के वही है कि भाई चुनावी जोड़ तोड़, और अगर इसको हम देखें कि भाई बिहार के ये लोग वहां जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो क्या इतनी बड़ी कोई उपलब्धि हासिल कर पाएंगे केवल जाति, क्योंकि ये सारा खेल जातीय समीकरण को लेकर के चल रहा है। जीतन राम मांझी अलग जी, अपनी ताल बिल्कुल। ठोक रहे हैं कि भैया अगर हमें भी कुछ मिल जाए तो हम भी सीमावर्ती इलाकों में थोड़ा सा अपनी जोर आजमाइश कर लें। तो इसका नुकसान ज्यादा मुझे लग रहा है कि बीजेपी को हो सकता है। अगर मुकेश सहनी भी आ रहे हैं तो वो भी बीजेपी का नुकसान करेंगे, और एनडीए के पक्ष वाले जो पार्टी वो भी बीजेपी का ही नुकसान करते नजर आ सकते हैं। नहीं, देखिए 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 सुजीत जी, आप अगर थोड़ा सा और अगर इसको गंभीरता से देख रहे होंगे, तो मेरा मानना ऐसा हम्म। है कि मुकेश सहनी जो 14% बिहार में अपना दावा करते थे, उनको कितना हाँ। परसेंट वोट मिला था बिहार में? वो हम्म। यहाँ बिहार में जहां 14% का दावा कर रहे थे, यहां ही वो बिल्कुल बेयर मिनिमम पोजीशन पे पहुंचे हुए थे। एक सीट तक नहीं जीत पाए, और किसी एक बड़ी सीट पे बहुत कड़ी फाइट देते हुए भी नजर नहीं आए। अब ऐसा नहीं है कि विपक्ष में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश में केवल संजय निषाद ही एकमात्र नेता है निषादों के। अभी हम्म। समाजवादी पार्टी ने जो महिला अपना प्रकोष्ठ जो बनाया हुआ है, जो उसकी महिला अध्यक्ष जो बनाई थी, वो भी निषाद हम्म। समाज से ही बनाई। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि केवल संजय निषाद या अकेले नेता है, पर मेरा मानना ऐसा है कि जो बीजेपी जो एनडीए को एक बार मान चुका है कि एनडीए के साथ, देखिए आने वाले समय में होता क्या है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन राजनीति अमूमन इस तरह से देखी जाती है कि संजय निषाद अगर बीजेपी के साथ जुड़े हैं तो उनकी जो फॉलोइंग होगी वो बीजेपी के साथ ही रहेगी। हम्म। लेकिन इनके हम्म। अपोजिशन में जो दूसरी निषाद नेता है, संजय निषाद के अलावा जो हम्म। दूसरे निषाद नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं, वो नेता और उनके फॉलोअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुकेश सहनी वहां जाते हैं, तो मुकेश सहनी जो पीडीए काट है, जो पीडीए का फॉर्मूला है, या वो तीसरा फ्रंट जो बनता हुआ नजर आ रहा है, या वो मायावती का जो एक चौथा स्तंभ हम इस बार का अगर चार कोणों में उसे देख रहे हैं, तो इनके जो वोटर होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको काटता हुआ ज्यादा नजर आएगा, रादर की जो पहले से पूर्व निर्धारित माइंडसेट के साथ अगर बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको काटना बड़ा मुश्किल है। मैं इसको इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर ब्राह्मणों के मुद्दे ने, तो ब्राह्मण बहुत ज्यादा नाराज हैं बीजेपी से। लेकिन क्या हम्म। ऐसा होगा कि बीजेपी, मुझे नजर नहीं ऐसा आता। हालांकि 2007 में ये हो चुका है कि ब्राह्मण मायावती के साथ चले गए थे, और वहां उन्होंने हम्म। मायावती की सरकार पूर्ण बहुमत से बनवाई थी। लेकिन हम्म। मुझे अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि इस बार जो ब्राह्मण है, या जो सवर्ण वर्ग जो उत्तर हम्म। प्रदेश का है, वो बीजेपी से वो नाराजगी दिखाएगा, वो बहुत ज्यादा नाराज होगा। लेकिन अपोजिशन में कौन है, वो ये देखेगा अपोजिशन में कौन है। अपोजिशन में जब वो देखता है, तो वो देखता है कि जो पूर्व के उसके खट्टे अनुभव रहे हैं किसी भी तरह के, तो वो उनसे छिटक के फिर ना चाहते हुए भी वोट बीजेपी को ही देता हुआ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार ये देखने को भी मिला है कि पार्टी का कैंडिडेट कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा। पार्टी हम्म। क्योंकि बीजेपी थी, क्योंकि वो मोदी ड्रिवन चली, वो योगी ड्रिवन चली। अब आने वाले समय में क्योंकि बहुत सारे डेंट यूपी में बीजेपी को लगते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे राम मंदिर का एक बड़ा कांड हुआ है, और उसमें चंदा घोटाले का जो पूरा मामला चल रहा है, उसमें बड़े बड़े नाम जो आ रहे हैं, अब उसमें सरकार एक्शन कैसे लेगी? योगी सरकार हम्म। उन आरोपियों के खिलाफ एक्शन किस तरह से लेगी, या वो जो ट्रस्ट है अगर वो केंद्र से ड्रिवन हो रहा है, तो हम्म। उसमें उन आरोपियों पर जो दोषी साबित होंगे उनके खिलाफ एक्शन कैसा लिया जाएगा, इससे भी आगे की रणनीति या इस तरह की कुछ चीजें बनती बिगड़ती भी नजर आएंगी। हम्म। लेकिन हम आज के हम्म। परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि जो अपनी मूल जड़ों में बहुत मजबूती से के साथ काम नहीं कर पाए मुकेश सहनी, वो उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के वोटों को बहुत ज्यादा काट देंगे, और वो ऐसा कर देंगे कि बीजेपी को बड़ा डेंट पड़ेगा। मुझे तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि ठीक है, फिलहाल जब तक कोई अगर पिछले चुनाव परिणामों को देख लें, अगर उसमें उस ट्रेंड में अगर बहुत बदलाव नहीं आता है, तो जो जी बिहार के ये राजनीतिक दल है वो वाकई फूके हुए कारतूस कह सकते हैं आप, कि वो अब फिर से एक बार जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। कुछ जगहों पे हो सकता है कि थोड़ा सा चुनाव परिणाम को प्रभावित करते नजर आए, लेकिन इनकी अपनी कोई बहुत बड़ी जी साख वहां पर नजर नहीं आ रही है। तो फिलहाल आज की पेशकश जी में इतना ही। जी।
समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुरजीत नमस्कार। जी। नमस्कार।